एनआईएसएम सर्टिफिकेट एग्जाम की एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम का ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन को आप करेंगे तो ऑफकोर्स आप एनआईएसएम सीरीज 5A का एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन बैंक में जो आपको एनआईएसएम सीरीज 5A एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। आई होप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे जिससे आप एनआईएसएम सीरीज 5A के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। मैं आपका टाइम ना लेते हुए चलो मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज एवेन्यू डज नॉट ऑफरिंग इनकम ऑन द रेगुलर बेस। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप कौन सी ये है जो हमें रेगुलर बेस पे इनकम नहीं देती। रियल एस्टेट, फिजिकल गुड, स्टॉक, डिबेंचर। हमें ये सारे तीनों ऑप्शन, रियल एस्टेट तो देता है, स्टॉक्स भी देता है, डिबेंचर भी देता है। तो फिजिकल गोल्ड है वो हमें रियल जो डेली इनकम है वो नहीं देता। दैट्स इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एसेट एलोकेशन कैन आल्सो द परचेज फॉर द करप्शन पर्पस अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो है वो करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी चेंज एंड अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट है रियल दैट रिटर्न दैट द इन्वेस्टर get after payment of all expense first. Second, return that the investor get after taxation. Return that the investor get after adjusting the risk. Return that the investor get after adjusting inflation. डी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। आप इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िए, अच्छे से समझिए। मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ऑफकोर्स ये पेपर में आने वाला है। आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5। when interest rate in the economy increases the price of existing bond। इसका डायरेक्ट आंसर है डिक्रीजेस। कैसे, देखो आपको बता, इकोनॉमी अगर इसका जस्ट अपोजिट है। इकोनॉमी अगर इंक्रीज होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा तो प्राइस एक्सिस्टिंग बॉन्ड डिक्रीज होगा। इकोनॉमी बढ़ेगा तो प्राइस डिक्रीज होगा। अगर इकोनॉमी डिक्रीज होगा तो प्राइस एक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। समझ रहे हो आप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डिक्रीजेस। when interest rate in the economy increases the price of the existing bond। सीधी सी बात है, प्राइस एक्शन डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द इंडिकेटर हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इस केस द स्कीम इन लिक्विडिटी। तो इसका आंसर आएगा एनएवी। अगर यहाँ पे देखो एनएवी भी लिख के आ सकता है यहाँ पे, एन ए वी, ये भी लिख के आपको मिलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसिड वैल्यू। समझ रहे हैं आप? इसको मैं क्लियर कर देता हूं अभी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, नेट एसिड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6। इच म्यूचुअल फंड स्कीम must have a standard investment object। statement is a true या false। statement is a correct या this is a statement is a right, this is statement is सही है। ये ऑप्शन नंबर ए is a correct। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का क्या अपने स्किल है, एडवांटेज। तो इसका मोस्ट एडवांटेज है इकोनॉमिक स्किल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। द ट्रांसपेरेंसी लेवल इन द म्यूचुअल फंड आर द वेरी लो। भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लेवल वेरी हाई है, बहुत हाई। आपको एमपी की वेबसाइट पे चले जाइए, एएमसी की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको कौन सी म्यूचुअल फंड्स कंपनी, कौन सी म्यूचुअल फंड्स स्कीम किस तरीके से लेवल मतलब ग्रो कर रही है, डाउन पे है, मार्केट ऊपर है, नीचे, उस सब के बारे में आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आपको दिखा होगा। मतलब बहुत ही आप कम समय में उसको पूरा अच्छे से रीड कर सकते हैं। फंड शीट, फैट शीट सभी इसमें, एसआईडी, एसआई, ये सब चीजें आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, एमफी की वेबसाइट में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एएमसी की भी वेबसाइट में आपको मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंसी लेवल है। तो इसका आंसर जो आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि भाई इसमें वेरी लो शब्द यूज किया गया है। अगर यहाँ पे अगर हाई शब्द यूज किया जाता, वेरी हाई, तो दिस इज आंसर इज द करेक्ट या द ट्रू। अभी इसमें वेरी लो यूज किया गया तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। समझ रहे हैं आप? क्लियर कर देता हूँ मैं स्क्रीन को।
अभी क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं अपन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव द फिक्स मैच्योरिटी डेट? ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको अपन फिक्स मैच्योरिटी डेट है, जिसको अपन पहले अपन उसको क्लोज नहीं कर सकते? ओपन एंडेड फंड क्लोज कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको ईटीएफ भी बोला जाता है, इसको अपन क्लोज कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड ये एक ऐसा फंड है जो फिक्स मैच्योरिटी डेट के लिए ही रहता है। इंटरवल फंड, ये इंटरवल फंड क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोज एंडेड फंड। या लेट्स मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, म्यूचुअल फंड्स आर कंसिडर्ड एज अ ट्रस्ट इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट? इसमें कौन है बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट? भाई यूनिट होल्डर रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यूनिट होल्डर। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स? एएमसी, इसको शॉर्ट्स में एएमसी बोलते हैं, एएमसी, समझ रहे? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपको कभी कभी इसमें शॉर्ट्स में भी ये आंसर, क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे आपको, जरूरी नहीं कि आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही दिखे, आपको एएमसी भी लिख के आ सकता है, ठीक है? मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन 13 पे आगे बढ़ते हैं। हुज जॉब इज it to track the various corporate action like a bonus, dividend or right issue in companies where the company mutual funds scheme has invested? तो कस्टोडियन, इसका करेक्ट आंसर आएगा कस्टोडियन। 14 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंसी फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द asset management company and it cannot be rented in house, स्टेटमेंट इज अ करेक्ट या नो? भाई ये रॉन्ग है, फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है ना, इन हाउस भी कर सकते हैं, मतलब अपने से भी रख सकते हैं एजेंट को, और बाहर से भी वो ला सकते हैं एजेंट। मतलब जो रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंसी है वो खुद के भी हो सकते हैं और बाहर से भी, थर्ड पार्टी से भी ये कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग, राइट? क्वेश्चन नंबर 15, विथ विच एजेंसी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड? इज करेक्ट आंसर आएगा इसका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसको शॉर्ट्स में एमफी कहते हैं, एमफी, एमफी। ये इसको आपको ऐसे भी क्वेश्चन पड़ेगा, एमफी का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। या ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेंगे, आप इसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? म्यूचुअल फंड को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, जनरली इसका फुल फॉर्म नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको इसका शॉर्ट नेम से याद रखना पड़ेगा, सेबी, सेबी, सेबी। हाँ, और मैं अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, सेबी से बड़ा और कौन सी ऑथोरिटी है? सेबी से बड़ा, अगर सपोज आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी कंप्लेंट्स है एएमसी के रिगार्डिंग, आपने सेबी में कंप्लेन किया, सेबी स्कोर्स करके एक वेबसाइट है सेबी का, उसमें आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद अगर सेबी ने भी रिजॉल्व नहीं किया, तो आप किसको कंप्लेन कर सकते हैं? आंसर कमेंट में करिए आप। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जरूर देखना आप, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, और आई होप आप सब लोग तो इसमें आंसर दे ही दोगे, मुझे ऐसा पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। इसका आंसर आएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म, आपको ये भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, म्यूचुअल फंड्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटी ओनली ऑन डिलीवरी बेस, या स्टेटमेंट इज अ ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट भाई ट्रू है, सही है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स को हम डिलीवरी बेस में बाय करते हैं, इंट्राडे पे नहीं करते, डिलीवरी बेस पे ही रहता है। व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको इलिशा बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, या जिसको इलिशा भी बोलते हैं, ELSS। इसका आंसर आएगा 80%।
मैंने येलो में जितने भी आंसर्स कर दिए हुए इसके करेक्ट आंसर येलो वाले पार्ट्स में हाईलाइट है, वो इसका करेक्ट आंसर है गाइस। आपको मैं समझाने के लिए इस वीडियो को और अच्छे से बता रहा हूँ आपको। पूरा वीडियो देखना, अंत तक में आपको जरूर हेल्प करेगा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑफ म्यूचुअल फंड? तो इसका आंसर आएगा सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इट द इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड। या करेक्ट आंसर ए। 19 नंबर का करेक्ट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, इन्वेस्टर हैव द राइट टू स्पेसिफिक अप टू कित अप टू नॉमिनीज फॉर देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कोई इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम कितना, मिनिमम तो एक तो रखेगा ही रखेगा, मैक्सिमम कितना वो नॉमिनी रख सकता है, कितना रख सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, ऑफकोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 3, मैक्सिमम 3 नॉमिनीज आप रख सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। आप किसी भी एज अ इंडिविजुअल के केस पे आप 3 बंदे को आप एज अ नॉमिनी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली में है, आप किसी को भी एज अ नॉमिनी 3 पर्सन को आप बना सकते हैं। समझ रहे हो जी। इस पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई इन्वेस्टर है वो मिनिमम मिनिमम नहीं मैक्सिमम कितने अकाउंट को वो ऐड कर सकते हैं एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिविजुअल इंडिविजुअल के केस पे 5 मेंबर, एंड नॉन इंडिविजुअल के केस पे 10 अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी और अच्छे से आगे समझेंगे कैसे किस तरीके से ऐड रहता है क्या है। ये वीडियो को कंटिन्यू देखिए आप, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, विच डॉक्यूमेंट डज दिस लाइन रेफर टू? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं SID एंड SAI। समझ रहे? इसका करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर इज डी। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई और SID? इसको ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म्स को भी कभी कभी पूछ देते हैं लॉन्ग फॉर्म के रूप में, बट जनरली आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। आगे बढ़ेंगे अभी। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। दिस टू डॉक्यूमेंट एज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मल फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे सेबी भी लिख के आता है, सेबी, ये सेबी। आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बी अपडेटेड? ये आता है कीम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कितने बार अपडेट होता है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। एटलीस्ट 1 अ ईयर, साल में एक बार तो कम से कम होता ही है। क्वेश्चन नंबर 24, as per the SEBI guidelines, how often should be the mutual fund scheme portfolio be published? हाफ ईयरली पब्लिश्ड होता है गाइस। इसको बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हाफ ईयरली पब्लिश्ड होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सैचुरेटेड डॉक्यूमेंट? इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सैचुरेटेड डॉक्यूमेंट है? देखो, SAI स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये तो है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ये भी है, की मेमोरेंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये भी है। जो फंड फैक्ट शीट है वो नहीं है। ये हर महीने आपको मिलेंगे, ये आपको हर महीने मिलेंगे, आपको हर महीने हर हर कंपनी का इसमें आपको AMC अपनी अपनी साइट पे, वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो है वो एक सैचुरेटेड डॉक्यूमेंट है। आपको कभी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी म्यूचुअल फंड्स अगर आप किसी को भी सेल करेंगे एज अ इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, या किसी को भी आप जब भी फॉर्म फिल कराएंगे आप, तो फॉर्म फिल कराने के साथ में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपके म्यूचुअल फंड्स वाले फॉर्म में रहेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किसकी? क्योंकि इसमें क्या होता है, SID एंड SAI इसका जो होता है वो समरी होता है, की किम
की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, या राइट। क्वेश्चन नंबर 26, ओनली इंडिविजुअल आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आंसर रॉन्ग। इसमें क्या बोल रहा है कि क्या कोई सिंपल व्यक्ति एज अ इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है? रॉन्ग। इसका आंसर है रॉन्ग, नहीं, क्योंकि जितने भी बैंक्स है और भी लोग हैं ये इंडिविजुअल नहीं है, ये सब नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी पे है, कंपनी की कैटेगरी पे। तो ये सब लोग एक नॉन इंडिविजुअल पे आता है। और जैसे नॉर्मल कोई भी जॉब कर रहा है या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अगर डायरेक्टली खुद के नाम पे अगर लेता है, खुद के पैन कार्ड के नाम पे लेता है, तो वो इंडिविजुअल के केस पे आता है। तो एमफी जो होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, ये जो है हमारे जो म्यूचुअल फंड को पूरा हैंडल कर रहे हैं अभी, तो वो सभी को देते हैं, इंस्टीट्यूशनल को भी देते हैं, इंडिविजुअल को भी देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। 27, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफर्ड बाय, कौन ऑफर करता है? और ये क्वेश्चन तो भाई देगा ही देगा आपको, कौन ऑफर करता है? एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये आपको ऑफर कर रहा है एग्जाम, बिकमिंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। या यहाँ पे एनएससी ऑफर नहीं कर रहा है, एनएससी ऑफर नहीं कर रहा है यहाँ पे ना, सेबी ऑफर नहीं कर रहा है, एमफी भी ऑफर नहीं कर रहा है आपको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये भी ऑफर नहीं कर रहा है आपको। कौन ऑफर कर रहा है? आप जो एग्जाम भी दे रहे हो ना, उसका आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी से, कौन सी बॉडी है जो सेबी की बॉडी है, एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट, इसकी जो बॉडी है वो आपको एनआईएसएम सीरीज 5A एग्जाम ऑफर करती है एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एनआईएसएम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनआईएसएम ये भी कहते हैं, एनआईएसएम ये, ठीक है। तो ये अपने को डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, एनआईएसएम एग्जाम अपने को कंपलसरी है, इसके बिना आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो आपको एनआईएसएम सीरीज 5A एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। 50% पासिंग मार्क्स है, वो क्लियर करोगे तभी आप एमफी की साइट पे एज अ इम्पेनलमेंट, एआरएन इम्पेनलमेंट के रूप में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आप कंपनी में इम्पेनलमेंट हो सकते हो या जॉब कर सकते हो, फर्दर आप जॉब कर सकते हो। 28, क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो बनते हैं वो कैसे अर्न करते हैं? कमीशन फॉर म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम, फी कलेक्ट फॉर द इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर से कोई पैसा नहीं ले सकते, ले सकते हैं वो, फर्स्ट टाइम अगर कोई आ रहा है तो 150 रुपए, और उसके बाद सेकंड टाइम है तो वो 100 रुपए। लेकिन जनरली क्या होता है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो कोई नहीं लेता, जनरली नहीं लेते, ठीक है। आप ले सकते हो एज अ ले सकते हो, वो गाइडलाइन है एमफी की साइड पे, बट नहीं लेते ज्यादातर। कमीशन रिसीव फॉर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, नहीं, एमफी कभी किसी को कमीशन नहीं देता, एमफी नहीं देता कमीशन। आपको कमीशन देगा आपकी जो इम्पेनलमेंट जिस कंपनी में होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, एएमसी आपको देगा, कमीशन देगा, एमफी नहीं देगा। और डी जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फॉर म्यूचुअल फंड, भाई इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी प्रकार से कोई फीस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एमफी जो है, एएमसी जो है वो आपको फीस चार्ज देगी, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से कुछ कमीशन रहता है, 0.50% से लेकर 2% तक के बीच के आसपास में रहता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा कमीशन फॉर म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द स्कीम्स। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आपको तब मिलेगा आप जिस भी फंड में डालोगे उसकी स्कीम के परफॉर्मेंस, स्कीम में क्या डिसाइड है, कितना परसेंटेज कमीशन मिलेगा, उसके हिसाब से आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। इसमें सैलरी नहीं मिलती, इसमें कमीशन मिलता है। जितने भी लोग हैं एज अ इसमें सैलरी मिलता है ये सोच रहे होंगे, तो सैलरी नहीं मिलती, कमीशन मिलता है, ओके। लेट्स आगे अपन बात करेंगे अभी और इसके बारे में, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं 29 क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर कैन ओनली अर्न एन अपफ्रंट कमीशन फॉर द म्यूचुअल फंड, स्टेटमेंट सही है या गलत? अपफ्रंट कमीशन इंडिया में अभी बंद कर दिया, इंडिया में बंद कर दिया गया, इंडिया में बंद कर दिया गया, या अब ओनली केवल ट्रेल कमीशन चलता है, लाइफ लॉन्ग मिलेगा ट्रेल कमीशन आपको, ट्रेल कमीशन, ट्रेल कमीशन आपको मिलेगा, अब इंडिया में सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलेगा आपको। अपफ्रंट कमीशन बंद कर दिया। अपफ्रंट कमीशन क्या होता है?
पहले मिलता था अपफ्रंट कमीशन। अपफ्रंट कमीशन लाइक आपने किसी को इन्वेस्टमेंट करवाया, सपोज मान के चलो राम ने किसी को, राम जो है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उन्होंने श्याम को 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कराया, तो उसका अपफ्रंट कमीशन मिलेगा उनको 10% मिल गया। 10% ज्यादा हो गया, अगर जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज उनको 10% मिल गया, तो 10%, 1 लाख का 10% कितने हुए, 10,000। तो राम एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको 10% उसको वन टाइम मिलेगा अपफ्रंट कमीशन, उसके बाद बाकी कभी उसको और पैसा नहीं मिलेगा। दैट्स इट, अपफ्रंट कमीशन, जो कि अब म्यूचुअल फंड इंडिया में बंद हो गया है। ये अपफ्रंट कमीशन अभी भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें चल रही है, एनआईएसएम में बंद कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे क्वेश्चन। Mutual fund distributor earn no commission when the investor choose in the investment in the direct plan. Statement true या false? या स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। इसमें अगर आपने, अगर कोई भी एक चीज याद रखना है इसको, अगर जितने भी लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ए एंट्री कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, श्योर श्योर आएगा भाई ये क्वेश्चन ना। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में अगर किसी कस्टमर को अगर एंट्री करा दोगे, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, आपको रेगुलर प्लान में ही आपको उसको टिक करनी है और आपको फॉर्म फिल करानी है एज अ कस्टमर का, इन्वेस्टर का, राइट? कस्टमर लाइक इन्वेस्टर, ओके, तभी आपको कमीशन मिलेगा। अदरवाइज आपका कमीशन डायरेक्टली आपके कंपनी पे चले जाएगा, सीधा एमएमसी में चले जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपका इतना मेहनत करने में कोई फायदा नहीं हो पाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट है, उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं भी हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लान बताते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि आप रेगुलर प्लान में ही उनका फॉर्म फिल करेंगे, टिक लगाएंगे, उसके बाद ARN नंबर आप डालेंगे। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं, अपन 31st क्वेश्चन पे अपन आते हैं। एज पर द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल लेट आउट बाय द सेबी इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी इन। तो इसमें आएगा स्टेटमेंट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। कुछ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन 32 क्वेश्चन पे आते हैं अभी अपन। इन्वेस्टर हैव बजट 20 करोड़ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स एट 10 each. The scheme has thus mobilized 20 crores units XRS X rupees 10 per units is 200 crore. An amount of the 140 crores invested in the equity. The balance amount in the 60 crores mobilized from the investor was placed with the bank deposit, interest and dividend received by the scheme is a 8 crore scheme, 8 crore rupees. Scheme expense payable in the 4 crore. Calculate the NAV, net asset value। इसमें NAV कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। NAV कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे बना दिया गया है, उस वीडियो को आप देखिए, जाके देखिए। अगर आपको वीडियो नहीं दिखी तो कुछ टाइम बाद देखना आप, आपको लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आपको वहां पे जाके आप एनएवी कैलकुलेटर कैसे करते हैं उसको अच्छे से पूरा देखिए। अभी इसका करेक्ट आंसर आएगा 10.20। 10.20 इसका पर यूनिट, पर एनएवी यूनिट की है, ठीक है। 33 क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कैलकुलेशन भी और सीखनी है अच्छे से, ये कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो आप चिंता मत करिए, आप टेंशन फ्री रहिए। आप, मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अभी जब बनाऊंगा उसमें एनएवी कैलकुलेट भी सिखाऊंगा, आपको पूरे जितने भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूरे क्लियर करा दूंगा, और आपको मैं एग्जाम भी क्लियर करा दूंगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप पूरा मेरे जितने भी एनआईएसएम के वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाए मैंने, सबको आप देखेंगे। आप एनआईएसएम सीरीज 5 एग्जाम श्योर 100% में से मैं आपको, सपोज अगर 50% पासिंग मार्क्स है, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ 70 to 80 क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिलेंगे। आपको कहीं से किसी भी प्रकार से और सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको ऐसे ही हर पार्ट्स के मैं वीडियो लेके आऊंगा अभी। इसमें हर मॉक टेस्ट रहेंगे, इसमें एनआईएसएम के पूरे सीरीज रहेंगे। आपको ये क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, आप आपको पास हो जाएंगे भाई। आपको पास होना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एग्जाम प्रिपेयर करा रहा हूँ, साथ साथ मेरे को नॉलेज भी दे रहा हूँ मैं इसमें, तो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो लंबा ना हो उसके लिए अपन जल्दी से जल्दी इसको कवर करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशो चार्जेबल इन केस ऑफ द इंडेक्स फंड? कितना अपन चार्ज कर सकते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो एज अ इंडेक्स फंड में?
इसका आंसर आएगा 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। एनएवी के बेस पे इसमें चार्ट बता रहे थे 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। या अब आते क्वेश्चन नंबर 34। In the case of the mutual fund scheme, dividend can be paid only out for distributor surplus generated by the scheme। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये स्कीम को टिक किया रहेगा तभी कस्टमर को एज अ डिविडेंड उनको पे आउट मिलेगा, अदरवाइज वो डिविडेंड जो है री इन्वेस्टमेंट होते जाएगा। री इन्वेस्टमेंट भी बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपको उसको कस्टमर को अगर पेमेंट चाहिए बीच बीच में डिविडेंड उनको रिसीव होना चाहिए तो वो चाहे तो ये ऑप्शन उन्होंने चूज किए रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम, तभी कस्टमर्स को डिविडेंड रिसीव होगा। करेक्ट आंसर सी। 35 म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू चेन डिफरेंशियल एग्जिट लोड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। What is the tax applicable on the income earned by the mutual fund scheme? Yes, of course tax तो लगेगा भाई। जब आप इनकम करोगे तो टैक्स लगेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी टैक्स लगेगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। इनकम अर्नड बाय द म्यूचुअल फंड इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। क्या राइट। 37 क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। रिडेम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम वुड बी अट्रैक्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स फॉर एन इन्वेस्टर। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। 38 क्वेश्चन पे आते हैं। इन द नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड द रेट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 20% विथ इंडेक्सेशन। विथ इंडेक्सेशन, इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना, विथ इंडेक्सेशन है ना ये। ओके, ऑप्शन सी। 39 in case of the capital gain from the mutual fund investor, tax deduction at source TDS, जिसको TDS बोलते हैं, in applicable for only NRIs को ही TDS लगेगा। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको TDS नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, इसी को ही टैक्स लगेगा भाई एज अ TDS टैक्स। बाकी इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको TDS डिडक्ट नहीं होगा एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ओके, 40 क्वेश्चन में आते हैं। द इनकम टैक्स the income tax act allows settings of the short term capital loss against the long term capital loss। statement is a true or false? Yes, true statement, true। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म सेटल हो सकता है शॉर्ट टर्म से एंड लॉन्ग टर्म से, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो सेटअप होगा ओनली लॉन्ग टर्म से। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म से, मतलब कि शॉर्ट टर्म में आप जो है, अगर शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो आप सेटअप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के साथ में भी, शॉर्ट टर्म के साथ में भी, लॉन्ग टर्म के साथ में भी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, तो उसको आप सिर्फ सेटअप कर सकते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ में। समझ रहे हो? शॉर्ट टर्म में आप दोनों के साथ कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। अभी देखिए ऐसी वीडियोस आपको पूरे मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे आपको। तो आप जितने भी एनआईएसएम के जो एस्पिरेंट हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द NAV, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम आफ्टर द डिविडेंड इज पेड आउट? एक्स डिविडेंड एनएवी, इसको क्या बोलते हैं अपन? एनएवी बोलते हैं, तो उसको एक्स अगर हमें मिल गया तो उसको एन एक्स डिविडेंड एनएवी बोलते हैं। डिविडेंड एनएवी बस नहीं बोले, क्योंकि भाई वो मिल चुका है ना। अगर नहीं मिलता तो डिविडेंड एनएवी बोलते हैं, मिल चुका है तो एक्स डिविडेंड एनएवी बोलेंगे। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। इट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट इशूड टू द यूनिट होल्डर? द बोनस यूनिट आर अलाउडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई किसी प्रकार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता इन्वेस्टर से, यूनिट होल्डर से किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अगर उसको अगर बोनस इशू करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये चीज को क्या, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Foreign investor can invest in the Indian mutual fund scheme
provided they have the complete the now your client KYC formalities. अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, जिससे फिर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इज ट्रू है। Whose KYC need to be completed in case the applicant by the minor, the guardian। अगर मान के चलो कोई भी बच्चा है 18 साल से अगर कम का है, लेस देन 80 years, तो उसको उसके माता पिता, द गार्जियन, जिसका करेक्ट आंसर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा भाई, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, दैट्स इट। इसको आपको करना पड़ेगा। तो गार्जियन का आप एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। लगाने के बाद में आप उसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो बच्चा फिर म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। ओके, अभी आप आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन नंबर पे। हाउ मेनी मैक्सिमम बैंक अकाउंट कैन बी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद म्यूचुअल फंड। देखो ये क्वेश्चन का हमने बात पहले भी किया था। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने जब नॉमिनी नॉमिनी ऐड करने के टाइम में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। देखो इंडिविजुअल के केस पे कितने रहेंगे बोले 5, और नॉन इंडिविजुअल के केस पे कितने रहेंगे 10। समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी दिखेंगे, अभी याद रखना आप। ठीक है, 46 क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन बी कंसिडर बी द कंप्लीटली रिस्क फ्री। भाई इसको अपन मान सकते हैं रिस्क फ्री। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा करेक्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन बी कंसिडर टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री। यस ऑफ कोर्स रिस्क फ्री रहता है, इक्विटी बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड इज अ वेरी वेरी लो रिस्क, अपन इसको रिस्क फ्री मान सकते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। यस ऑफ कोर्स अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग तरीके से एलोकेशन कर सकते हैं। सपोज हमने इक्विटी में लगा दिया पैसा 10%, हमारे पास में अगर 1 लाख रुपए है, हमने 10 लाख रुपए इक्विटी पे लगा दिया, 10 लाख डेथ पे लगा दिया, 10 लाख इक्विटी रेटेड फंड में डाल दिया, 10 लाख डिवेंचर में डाल दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल, ऐसा करके 10 10 लाख 10 10 10 हजार करके हमने अलग अलग जगह डाल दिया। तो दिस अनसिस्टमेटिक रिस्क को अपन रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन से। इसका आंसर इज करेक्ट, इज अ ट्रू, ये हम कर सकते हैं। 48 क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनालिसिस ट्रैक द प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा रिलेटेड टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। ट्रेडिंग शब्द का यूज हुआ है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग शब्द अगर आपको मिलता है तो टेक्निकल एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम, कुछ दिन, कुछ महीने के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग शब्द का यूज नहीं किया जाता। तो टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट जो देखते हैं ना, चार्ट पेपर, उसको एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, बैक में क्या कर रहा था, कितना टर्नओवर है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्या प्रोजेक्ट मिला उनको, उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बहुत ही सरल है भाई, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आई इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन स्कीम विच इज द स्कीम एनएवी 120 रुपीज, एनएवी चल रहा है 120 रुपए। द इन्वेस्टर रिडीम्शन इन द इन्वेस्टमेंट इन द एनएवी इज 135 रुपए 135। कैलकुलेट द सिंपल है भाई, सीधी सी बात है, कितने रुपए का प्रॉफिट मिला इसको। देखो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिला है 120, 120 माइनस 135 करना है अपने को। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 25, 25 नहीं भाई 15, 15 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, 15 भागी यहाँ पे कर लेना 120। ठीक है, आपको एनवी इसका परसेंटेज निकल जाएगा, कितना परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो। ओके, इस तरीके से आप इसका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और इसका भी मैंने आगे वीडियो बना दिया, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 12.50 परसेंटाइल, 12.50 परसेंटाइल। बहुत सिंपल इंटरेस्ट, ये अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हर कोई निकाल लेगा। और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे टाइप के कैलकुलेशन वाले, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाले में, ज्यादा नहीं मिलेंगे बट एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, मैं बताऊंगा आगे आगे आपको पूरा चीज बताऊंगा, एक ऐसी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें पूरा कैलकुलेट ही पार्ट रहेगा, आप वीडियो को पूरा देखना बस। Which of the following is the measuring of the fluctuation in periodic returns in the equity mutual fund schemes? Variance, इसका आंसर आएगा ए। 51 क्वेश्चन पे आते हैं। Once is the finalize the mutual fund scheme, bank must cannot be changed at late date. Statement whether statement is true या false, भाई false रहेगा, false है ये। 52 क्वेश्चंस पे आते हैं। Which amongst the following is the measuring of the risk adjustment return of the mutual fund scheme?
Sharp ratio is the correct answer. Is sharp ratio. 53. Which of the following cannot be considered of the purpose of selecting scheme benchmark? स्कीम पास परफॉर्मेंस को हम नहीं कंसिडर करते कि पास परफॉर्मेंस में 80% का रिटर्न मिला है, 70% का रिटर्न मिला है, या पास परफॉर्मेंस में 30% माइनस में है, या 100% ऊपर है, तो वो चीज़ों को हम नहीं कंसिडर करते। ये बेंचमार्क में नहीं किया जाता। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी, स्कीम पास्ट रिटर्न। 54. Takes into account all dividend generated from the basket of the constituent that make up the index in addition to the capital gain total return index. Correct answer. Which is the most appropriate measure of the equivalent how closing in the index in tracking it's a benchmark tracking error. अगर देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर सपोज आपको इंडेक्स फंड आपको दिखता है तो इसका आंसर आएगा ट्रैकिंग एरर। मेजॉरिटी अगर आपने 10 क्वेश्चन में ट्रैकिंग एरर लगाया है तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको करेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये अधिकांश तौर पे ये हो रहा है, इंडेक्स फंड में ये आंसर लिया जाता है अधिकांश। अभी आते हैं 56 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैटेगराइज वुड बी कंसीडर्ड विद द लिस्ट रिस्की टर्म ऑफ द क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क से सबसे कम और कौन सा रिस्क है? गिल्ट फंड जो है बहुत ही रिस्क कम है। करेक्ट आंसर इज द गिल्ट फंड। या अब आते हैं 57 क्वेश्चन नंबर। फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट अ क्विक सेंस ऑफ द लेवल ऑफ द रिस्क इन्वॉल्वड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, सेबी सजेस्ट सिंपलीफाई फ्रेमवर्क नाउ एज अ। सेबी क्या सजेस्ट करता है? रिस्कोमीटर से अपन रिस्क कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली बता देता है कि कौन से कस्टमर का कितना अपन क्या कैसे किस तरीके से अपन उसको रिस्क को अपन वैल्यूएट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अकॉर्डिंग। ओके, 58 क्वेश्चन पे द पैसिव फंड्स आर द सेफ एज द एनएवी सच अ फंड डू नॉट गो डाउन इवन द रिस्पेक्टिव मार्केट fall. Yeah, false. 59 question. Which among the following scheme would have low risk consideration? मल्टी कैप फंड वेरी हाई रिस्क में क्या आएगा? सेक्टर फंड बहुत रिस्की है भाई, एक सेक्टर में लगाओगे तो रिस्क रहेगा ना सेक्टर फंड पे। या 60 क्वेश्चन में आर क्लोज एंडेड डेथ फंड, इसमें से क्लोज एंडेड डेथ फंड का एग्जांपल कौन सा है? देखो इसमें क्या बोला, ओवरनाइट फंड, ये तो कुछ टाइम के लिए रहता है। डायनेमिक डेथ फंड ये भी कुछ टाइम के लिए रहता है। आर्किविच फंड ये भी कुछ टाइम के लिए रहता है। यहाँ पे जो ए नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ए नंबर का जो क्वेश्चन, ए नंबर का जो ऑप्शन है, फिक्स मैच्योरिटी जो प्लान है, पीएमएस इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फिक्स मैच्योरिटी के लिए रहता है। ये क्लोज एंडेड डेथ म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है, टैप्ड म्यूचुअल फंड। मैंने 60 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है अभी ये। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आगे और भी वीडियोस मैंने बनाया हुआ हूँ मैं, आप मेरे चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके एनआईएसएम की पूरी सीरीज देखिए। आप एनआईएसएम सीरीज 5 की पूरी सीरीज, जिससे आप एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत ना आ सके, एग्जाम बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सके, एग्जाम दे सके। एग्जाम पेपर में 2 घंटे का टाइम रहता है, आप उस 2 घंटे में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो श्योर है आपकी यहाँ से आए ही है। ठीक है, अभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कुछ टाइम वेट करिए। और अगर मैंने आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप चैनल पे जाके इसके नेक्स्ट पार्ट को देखिए, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन्होंने शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।